हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 4 की, जो कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में है। पार्ट 1 में अगेन हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो पार्ट 2 होगा उसमें कुछ मॉक टेस्ट होंगे। चलिए मूव करते हैं पहली स्लाइड पे। इस पहली स्लाइड में रोल ऑफ रेगुलेटर्स क्या हैं इन इंडिया में, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर हम लें, सो फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलेशंस इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं सो दैट हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके, और जो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट है या जो वो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसका एक रेगुलेटेड डेवलपमेंट हो। यही सबसे दो की इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो रेगुलेटर्स प्ले करते हैं, स्पेशली इन फाइनेंशियल सेक्टर्स। सो इंडिया में आज की डेट में 4 रेगुलेटर्स हैं। 4 रेगुलेटर्स में से आरबीआई एक है, एक सेबी है, एक आईआरडीआई है और एक पीएफआरडी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। इसके अलावा वो लोग फॉरेक्स मार्केट को भी रेगुलेट करते हैं और मनी मार्केट को भी वही लोग रेगुलेट करते हैं। जितना भी काम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड होता है, इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इशुएंस भी वही करते हैं। तो मनी मार्केट या जी6 से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं वो सारा का सारा रेगुलेशंस कौन करता है? आरबीआई करता है। सेबी जो है ये कोर सिक्योरिटीज मार्केट हैं उनका रेगुलेटर है बेसिकली। तो इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो इशूअर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं, ये सारे सब लोग सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटेड होते हैं सेबी के द्वारा। तीसरा आता है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेशन आईआरडीए करता है। और चौथा है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए। सो पीएफआरडीए बेसिकली पेंशन मार्केट को रेगुलेट करता है। बट जैसे पेंशन के प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस में, तो वो प्रोडक्ट्स को बेसिकली आईआरडीए रेगुलेट करता है। बट जैसे एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, उसके अराउंड जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मार्केट में प्लेयर्स हैं, उनको रेगुलेट करने का एज अ हाई लेवल पेंशन मार्केट को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? पीएफआरडीए का होता है। आइए हम लोग बात करते हैं अब सेबी का क्या रोल है। तो सेबी का रोल, जैसे मैंने पहले कहा, जो मेन सिक्योरिटी मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, उसको रेगुलेट करना है। इसमें बेसिकली वो लोग म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरीज या आरटीएज होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, कस्टोडियंस होते हैं या स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। ये सारे लोगों को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है। बट मैंने यहाँ जो पॉइंटर्स मेंशन किए हैं, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, आरटीएस वगैरह एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सिर्फ वही नाम मेंशन किए हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। और इनका मेन काम होता है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो एज अ फाइनेंशियल मार्केट एज अ होल है उसको प्रमोट करना, उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करें या उसमें पार्टिसिपेट करें। फिर रोल ऑफ सेबी का ही एक्सटेंडेड यहाँ पे वर्जन है कि और क्या क्या वो लोग करते हैं। तो जो रेगुलेशंस हैं सेबी के, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तीन की हाई लेवल के तीन हाई लेवल के प्रिंसिपल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, जिनको वो लोग इंश्योर करते हैं कि वो सही से चले। पहला है डिस्क्लोजर ऑफ बाय इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है कि जैसे किसी ने डेट सिक्योरिटी इशू की है या किसी कंपनी का इक्विटी या शेयर्स है, तो उसको भी इशू करने वाला वो खुद की कंपनी जिसने अपने इशू किए होते हैं। तो उनके जो डिस्क्लोजर्स हैं, वो लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं या पार्टिसिपेंट हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में या अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में क्या क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं। एक तो वो चीज़। दूसरा, सिक्योरिटीज़ मार्केट में इफ़िशियंसी हो ट्रांजैक्शन की। ऐसा ना हो कि मार्केट में ट्रांजैक्ट करना, बाय करना, परचेज करना, सेल करना, ट्रांसफ़र करना, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो सेबी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांजैक्शंस को इफ़िशिएंट बनाना। इफ़िशिएंट मतलब कॉस्ट के भी पर्सपेक्टिव से भी और टाइम के भी पर्सपेक्टिव से। और तीसरा, लो ट्रांजैक्शन कास्ट, जो मैंने शायद पहले बोल दिया था। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं, हाई लेवल पे ऑब्जेक्टिव है जो कि सेबी करता है।
और इसके अलावा कुछ और पॉइंटर्स नीचे हैं जो आप देख सकते हैं, सेबी जो अदर एरियाज ऑफ रेगुलेशंस जो होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में कोई स्पेकुलेशन है, डेलिबरेट स्पेकुलेशन है, उसको स्टॉप करना। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब जैसे कोई आदमी किसी कंपनी के बारे में वहाँ काम करता है या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है ना, किसी थर्ड पर्सन को, ब्रोकर को या फंड मैनेजर को या किसी नॉर्मल आदमी को ट्रांसफ़र करता है वो इन्फॉर्मेशन, और वो इस इन्फॉर्मेशन से उस जिसको पास की गई है ये पता चल सके कि स्टॉक का, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कहाँ जाएगा। एडवांस इन्फॉर्मेशन किसी को मिल जाना, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो बेसिकली अगर ऐसा होगा तो जिसके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो मतलब वो व्यक्ति पहले मतलब प्रॉफिट पे रहेगा। कि मान लीजिए उसको पता हो कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है अचानक से आने वाली है कंपनी की। अब कंपनी के अंदर से किसी मैनेजमेंट में किसी आदमी ने वो इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर कर दी, और वो बंदे ने जा करके वो पर्टिकुलर स्टॉक को बल्क में ख़रीद के रख लिया। तो जैसे ही वो न्यूज़ बाहर मार्केट में आएगी, सबको पता चलेगी, उसका प्राइस शूट अप कर जाएगा, और ये आदमी ने पहले से खरीद के रखा हुआ है वो पर्टिकुलर शेयर, वो भी लार्ज क्वांटिटी में। तो वो एक प्रॉफिट क्रिएट कर सकता है जो कि गलत प्रिंसिपल्स पे है, जो कि गलत तरीके से है। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, और ये एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है। इनका, सेबी का ये भी काम होता है कि म्यूचुअल फंड जो है एक्सेसिव रिस्क ना ले, वही रिस्क ले जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में डिफाइन किया है। और ऐसा ना हो कि वो सब कुछ अच्छा चल रहा है उस चक्कर में वो रिस्क लेते गए और रिटर्न बढ़ाने के चक्कर में एक लेवल के बियॉन्ड रिस्क नहीं जाना चाहिए। वो रिस्क क्वांटिफाइबल होना चाहिए कि इतना ही रिस्क ले सकते हैं, इसके आगे ना ले। तो कोई भी एक्सेसिव रिस्क म्यूचुअल फंड्स ना ले, ये काम इंश्योर करना सेबी का काम होता है। और जो भी डेट सिक्योरिटीज़ के इशूअर्स होते हैं, अगर मान लीजिए कभी कभी उसमें कोलैटराइज भी होते हैं और नॉन कोलैटराइज भी होते हैं। अगर कोलैटरल है उसमें तो ऐसा इंश्योर करना कि उसके पीछे एडिक्वेट कोलैटरल हो। ऐसा ना हो कि मतलब किसी ने कोलैटरल क्रिएट करके और डेब्ट सिक्योरिटी इशू की है, कहने को 100% कोलैटरल है, बट पीछे बिहाइंड द सीन पता लगे 20% का ही कोलैटरल है ना। मान लीजिए कंपनी ने दिखाया कि हमारा एसेट 100 करोड़ का है और उसी के हिसाब से उसने डेब्ट सिक्योरिटीज इशू की है, बट मान लीजिए उसने कुछ कैलकुलेशंस ऐसी कर रखी हैं या कुछ फ्रॉड कर रखा है, वो उसकी एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू 20 करोड़ ही हो या 30 करोड़ ही हो। तो इस तरह के मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना जिससे डेट सिक्योरिटीज़ के जो इशूअर्स हैं वो जो भी अपनी कोलैटरल दिखा रहे हैं वो एडिक्वेट हो, एनएडिक्वेट ना हो। सेबी क्या क्या कवर करता है, मतलब सेबी के परव्यू में क्या क्या आता है रेगुलेटरी कैटेगरीज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं। The regulator provisions covers various aspects related to objective and content of scheme related documents and their frequency of publication। देखो सेबी का, अब जब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ स्पेसिफिक, तो म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो जो सेबी है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ कि SAD होता है, SID होता है, और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और एक SAI होता है जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली स्कीम रिलेटेड ये 2 की डॉक्यूमेंट हैं। तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट कवर होगा, क्या क्या इसका फॉर्मेट होगा, कैसी इजी लैंग्वेज होगी, या उसको कब पब्लिश करना है या उसको कब अपडेट करना है, ये सारा का सारा काम जो है सेबी ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि हाँ आपको ये सारे पॉइंटर्स कवर करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी में इसको पब्लिश करना है, इसके अंदर का कंटेंट ये होगा, इसकी लैंग्वेज इस तरह की होगी। तो सेबी का काम है कि ये जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, SID, SAI और तीसरा होता है किम, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसके बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इनसे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करना कैसे क्या होना चाहिए वो काम सेबी का होता है। नेक्स्ट है, जब भी कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, बहुत बार ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे स्कीम्स मर्ज करते हैं कंपनीज आपस में, स्पेशली अभी जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कीम्स सेबी ने लाया था जो रूल्स, उसके पहले एक कैटेगरी में मल्टीपल स्कीम होती थी। तो बहुत बार फंड हाउस बाद में रियलाइज करते हैं कि नहीं, उनको 2-3 तरह की स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम बना करके वो रन करना चाहिए। तो उसका कन्वर्जन और कंसोलिडेशन कौन करता है? सेबी करता है। और
ये सब इंश्योर करना कि ये मर्जर या कंसोलिडेशन इस तरह से हो कि जो यूनिट होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और एक और तरीका होता है जिसमें स्कीम मर्जर हो सकता है, जैसे किसी एक फंड हाउस ने, स्पॉन्सर ने अपने बिजनेस से एग्जिट करने का प्लान कर लिया, तो उसने अपनी कंपनी को किसी दूसरी एग्जिस्टिंग एएमसी को सेल ऑफ कर दिया या उनके साथ मर्ज कर लिया। तो अगर आज की डेट में फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो कि एक एएमसी ने दूसरे एएमसी के साथ मर्जर किया, तो दोनों के पास एक एक लार्ज कैप थे या दोनों के पास दो दो एक एक स्मॉल कैप थे, बट एज पर सेबी गाइडलाइन एक कैटेगरी में इस तरह के एक ही फंड्स हो सकते हैं। तो नाउ दोनों अलग अलग कंपनी जो मर्ज हो रही हैं उनके दो फंड्स हो गए, तो उनको वो लोग आपस में मर्ज कर देते हैं। तो वो कैसे, किस मैनर में होगा, क्या रूल्स होगा, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, वो सारा काम सेबी का होता है। नेक्स्ट आता है न्यू प्रोडक्ट्स। सो ये इसमें भी सर्टेन सेबी के रेगुलेशंस हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जो भी नई प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी उसमें जो भी नए फंड्स आएंगे उनको कैसे गवर्न करना है, वो सारा काम सेबी का होता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। सेबी ने क्या कर रखा है, जितने भी एएमसी से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और उनकी गाइडलाइन है जो ये बोलती है कि आपके जितने भी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस हो आप उसको इस हिसाब से बनाएं। और आपका उस देखिए बहुत बार क्या होता है, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फंड मैनेजर जिनका एक पर्टिकुलर स्टॉक में, एक पर्टिकुलर इंडेक्स में या सेक्टर में बहुत हाई कन्विक्शन हो, तो दे गेट ड्रिवन बाय, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा दें। तो उसका एक लिमिटेशन डिफाइंड है कि आप 10% से ज़्यादा पैसा एक कंपनी में नहीं लगा सकते हो, या आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के अनलिस्टेड शेयर्स में पैसा नहीं लगा सकते हो, सो दैट जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेबी ने बहुत क्लियर कट और डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई है फॉर मैनेजिंग रिस्क। थर्ड, इसका एक और मतलब इसी में फर्दर पॉइंटर्स हैं, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स। तो सेबी ने क्या किस तरह के डिस्क्लोजर एएमसीज को या जो उसमें पार्टिसिपेंट हैं उनको किस फॉर्मेट में और क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी डिफाइन कर रखा है कि इस फॉर्म में मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, हर 6 महीने में चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए। ये सारा काम सेबी ने डिफाइन करके रखना है फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज एज वेल एज सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। फिर गवर्नेंस नॉर्म्स। सो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, फंड लेवल पे कैसे गवर्नेंस काम करेगा, ऑडिट कैसे होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, जो ट्रस्टीज या एएमसीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, है ना, वो लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि जो भी ओवरऑल गवर्नेंस है म्यूचुअल फंड स्कीम का वो ठीक से मैनेज हो। तो उसके लिए जैसे मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितने होने चाहिए, उस स्कीम का परफॉर्मेंस कैसे मैनेज होना चाहिए, ऑडिटिंग कैसे होना चाहिए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में म्यूचुअल फंड का क्या रोल है। मतलब जैसे कि एज अ म्यूचुअल फंड आप दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स में या डेट में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ सर्टेन राइट्स मिलते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड एज ए एएमसी उन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, खुद के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल एज जो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है इन्वेस्टर्स के पैसों को, उसको कैसे मैनेज करना है, ये इसकी पूरी गाइडलाइन सेबी ने देके रखी है। फिर सेकेंडरी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स कैसे एक्ट करेगा डिफरेंट सेगमेंट्स में, और क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्या क्या किस किस तरह के उनके लिमिटेशंस हैं, है ना, वो सारा डिफाइन करके रखा हुआ है सेबी ने। फिर नेट एसेट वैल्यू जिसको NAV या NAV बोलते हैं, तो NAV से रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स हैं उसका कट ऑफ कब टाइम क्या होगा, और सेल और परचेज प्राइस में जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे, उसमें यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, है ना। तो वो सारा, मान लीजिए किसी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ सेल एंड प्राइस, परचेज प्राइस में कौन सा प्राइस लेना है, आपको मिड डे प्राइस लेना है या आपको एंड ऑफ द डे प्राइस लेना है, इस तरह का। वैसे एंड ऑफ द डे प्राइस लेते हैं, लास्ट पीरियड प्राइस ऑफ दैट डे, बट ये सारा डेफिनेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन से सेबी बना के रखता है। फिर वेरियस सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने बात किया था पहले, याद हो आपको, डेट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसमें थिनली ट्रेडेड होती है या नॉन ट्रेडेड होती हैं। अगर एक महीने में उसमें कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई तो उसका आप NAV कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करोगे उस डेट सिक्योरिटी का,
है ना। जिस फंड ने उस डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका ऐसा तो नहीं 1 महीना पुराना वैल्यूएशन रखेगा। तो उसके लिए सेबी डिफाइन करके रखा हुआ है सेबी ने कि 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स होने चाहिए, 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का। आप उनको यूज़ करो, उनमें से जो लोएस्ट होगा उनको यूज़ करो अपनी प्राइसिंग में। तो ये डेफिनेशन, रेगुलेशंस, लिमिट्स, ये सब डिफाइन करना सेबी का काम होता है। सेबी ऑल्सो जो है लोड से, एग्जिट, एंट्री फी या एक्सपेंसेस से रिलेटेड उनके बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। तो बेसिकली बोल दिया कि कोई भी एंट्री लोड नहीं होगा, एंट्री फी नहीं होगा फंड में। जैसे पहले एंट्री लोड होते थे, अब नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जिट होगा, और एग्जिट की भी डेफिनेशन है कि 1 साल में अगर एग्जिट किया तो ही है, नहीं तो फिर नहीं है ना, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस टाइप ऑफ स्कीम। और डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशंस मिलेगा, कितना मैक्सिमम मिल सकता है। जैसे एंट्री कमीशन, जिसको अपफ्रंट कमीशंस बोलते थे, वो सेबी ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। तो जो भी ट्रेलिंग कमीशन के फॉर्म में मिल रहा है उसमें भी लिमिट डिसाइडेड है। और बेसिकली फंड हाउस के फंड साइज के हिसाब से एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो भी डिफाइंड है कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। फिर फर्दर आते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसमें टैक्सेशन वाला पार्ट तो खैर गवर्नमेंट डिफाइन करती है। बट जितना टोटल मतलब आपने एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो फंड्स होते हैं, जो डिविडेंड पे फोकस करते हैं, तो या फिर जो नॉर्मल फंड भी होते हैं, नॉट अबाउट दोस, बट जो नॉर्मल फंड भी होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का, डिविडेंड का ऑप्शन होता है। तो वो आजकल उसको IDCW बोलते हैं। तो उसमें कितना डिविडेंड आ रहा है, कितना उनको देना है, मैक्सिमम कितना वो नहीं दे सकते, इन सब का डेफिनेशन डिफाइन करना सारा काम सेबी का होता है। और वो सारी गाइडलाइंस और सर्कुलर जिसमें इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस हों या लिमिट्स हों म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू, तो वो डेफिनेशंस का भी काम, लिमिट को डिसाइड करने का काम भी सेबी का होता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में, म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट में क्या कवर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या जो बहुत सारे स्टैट्यूटरी एडवर्टीजमेंट होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आपने स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कुछ चेंज कर दिया, तो उसको AMCs को एडवर्टाइज करना पड़ता है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, उनको बताने के लिए। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और डिस्क्लेमर कहाँ रखना है, कौन कौन रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको उस पूरे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो सब का सब सेबी का बनाने का काम है। इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो बहुत बार क्या होता है कि इन्वेस्टर चूंकि वो यूनिट होल्डर है, तो उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं कि हमको रेगुलर अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, और रिडेम्पशन हमने पे आउट किया है तो 3 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स मुझे पे आउट हो जाना चाहिए। और अगर डिले होता है तो उसका पेनल्टी AMC पे क्या लगेगा, है ना। और लिक्विड फंड जो कि अगर उसमें इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी है, मतलब लिक्विड फंड फॉर एग्जांपल, जिसमें आपको तुरंत पैसा मे बी नेक्स्ट डे तक मिल जाता है, तो उसके क्या रूल्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो भी डिफाइन सेबी करता है। सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में, मतलब जैसे ब्रोकर्स भी होते हैं ना, स्टॉक ब्रोकर्स, वो भी एज अ म्यूचुअल फंड सॉर्ट ऑफ ब्रोकर्स एक्ट करते हैं। या जो रेगुलर ब्रोकर्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, जिनको MFDs बोला जाता है, वो लोग तो MFI सर्टिफाइड होते हैं। बट MFI से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइन हैं जो सेबी ने प्रिपेयर करके रखी हैं, और सेबी की उन गाइडलाइन के बेसिस पे MFI ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है। तो उन सब को हाई लेवल पे उनका क्या प्रिंसिपल होगा, वो सारा कौन डिफाइन करता है, सेबी करता है। और जो म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, वो कहाँ कहाँ होगी, कौन कौन करेगा, कैसे कर सकता है, कि किस किस जैसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज पे जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जो म्यूचुअल फंड्स की सेल और परचेज हो सकती है, वो कैसे होंगी, उसके क्या रूल्स हैं, क्या KYC नॉर्म्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब भी सेबी का काम होता है। फिर म्यूचुअल फंड्स स्कीम के कैटेगराइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, सेबी ने कुछ सालों पहले एक रूल लाया था जिसमें कहा था कि एक स्कीम में, एक कैटेगरी में एक ही स्कीम हो सकती है, एक विद इन फंड हाउस में, है ना। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स होंगी उनको मर्ज कैसे करना है, वो सारे रूल्स सेबी ने बनाए थे।
फिर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, तो 2018 में जो क्रेडिट क्राइसिस हुई थी उसके बाद सेबी ने सर्टेन प्रोविजंस मार्केट में डाले थे कि आप जो है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियोज कैसे क्रिएट करोगे व्हेन देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिट क्राइसिस, है ना। तो उसमें इन्वेस्टर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिले, ऐसा ना हो कि जिसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, छोटा इन्वेस्टर है उसको ना मिले। तो इन सब केसेस में क्रेडिट रिस्क को या लिक्विडिटी रिस्क को कैसे डील करना है, ये सबका पूरा रूल्स रेगुलेशन सेबी ने एक फॉर्मेट बना करके, सेट ऑफ गाइडलाइंस बना के सबको दिया हुआ है। स्कीम परफॉर्मेंस में बेसिकली सेबी का कहना है कि आप जो है अपनी परफॉर्मेंस, स्कीम की परफॉर्मेंस उसके टोटल रिटर्न इंडेक्स के हिसाब से करो और ना कि प्राइस रिटर्न इंडेक्स। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने एक लार्ज कैप है, ठीक है, अब लार्ज कैप में आपने उसका जो इंडेक्स है या बेंचमार्क है वो कौन सा होगा, तो निफ्टी 50 होगा, सेंसेक्स 30 होगा। तो मान लीजिए निफ्टी 50 इस केस में है, तो निफ्टी 50 के हिसाब से आपके लार्ज कैप ने इन्वेस्ट करके रखा है, बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप, है ना। तो लार्ज कैप ने आपने 15% रिटर्न दिया, बट आपके सेंसेक्स ने आपको 25% रिटर्न दिया है। बट ये हमने सिर्फ प्राइस को यहाँ पे जज किया है कि प्राइस हमारा कितना ऊपर गया उस एक महीने या एक साल में। जो भी डिविडेंड मिले हैं हमने उनको नहीं यूज़ किया है। तो बेसिकली जो सेबी का गाइडलाइन है उसमें कहता है आप प्राइस को तो करो ही करो, कैलकुलेशन में या स्कीम परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, उसके साथ साथ जितने भी उस बास्केट में या उस इंडेक्स में जितने भी शेयर्स या स्टॉक्स हैं उनका जो भी टोटल रिटर्न है, टोटल रिटर्न में आपका प्राइस का कितना अपवर्ड या डाउनवर्ड्स गया है वो, प्लस जितने डिविडेंड होते हैं इन दोनों को मिला के, है ना। तो हमको टोटल रिटर्न इंडेक्स इज नथिंग बट प्राइस रिटर्न प्लस डिविडेंड, है ना। फिर नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस क्या क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स के जो गाइडलाइंस हैं वो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के थ्रू गवर्न किया जाता है, और बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे सेबी के मास्टर्स सर्कुलर्स आते रहते हैं, बहुत सारे वो चेंजेस बताते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम मार्केट में आते रहते हैं और वो सेबी की वेबसाइट पे रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स को आरबीआई की जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, मनी मार्केट या आउटसाइड कंट्री के बाहर के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं या फॉरेक्स से रिलेटेड या रेमिटेंस से रिलेटेड, है ना, वो सारे रेगुलेशन जो आरबीआई के हैं, नॉट सेबी, आरबीआई के हैं, वो म्यूचुअल फंड्स को कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो अगर आप बेसिक एक टर्म पूछो कि म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली रेगुलेट करता है सेबी, बट जहां क्वेश्चन मनी मार्केट से रिलेटेड, फॉरेक्स से या फिर रेमिटेंस से रिलेटेड या पीपल हु आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन सब के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसके रेगुलेशन से परव्यू में आते हैं, आरबीआई के परव्यू में। स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं वो सेबी रेगुलेट करता है। हर एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स ओन लिस्टिंग, ट्रेडिंग एंड मार्जिनिंग रूल्स, है ना। तो सेबी जैसे एनएससी का कुछ और हो सकता है, बीएससी का कुछ और हो सकता है, बट वो रेगुलेशंस जो होते हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने चाहिए और उन सबको इंश्योर करना सेबी का काम होता है। बट वो सारे रूल्स रेगुलेशन हर स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, अपने खुद के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कितना पैसा लग सकता है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की क्या नॉर्म्स है। तो पहले जनरल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड विल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन डिलीवरी बेसिस। तो डिलीवरी बेसिस का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ने 2000 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के मान लीजिए खरीदे, तो वो 2000 स्टॉक्स जिससे खरीदे होंगे वो कस्टडी में आने चाहिए म्यूचुअल फंड के, है ना, उनके कस्टोडियन के पास आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मार्जिन पे खरीद लिया, सेम डे खरीद के बेच दिया, वो नहीं अलाउड होता है, आप डिलीवरी पे ही खरीद सकते हो, है ना। दूसरा है म्यूचुअल फंड शैल नॉट एडवांस एनी लोन्स। म्यूचुअल फंड एज अ एंटिटी जो है कोई लोन्स नहीं देगा, ये उनका बिजनेस है ही नहीं, और ये किसी भी अनलिस्टेड या प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटी ऑफ एनी एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, समझ गए। लिस्टेड में कर सकता है, बट लिस्टेड में टोटल एसेट्स का 25% कर सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है द स्कीम में इन्वेस्ट इन अदर स्कीम ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड, बट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और इस पर कोई चार्ज भी नहीं लगना चाहिए। बट ये मतलब एक फंड ने, म्यूचुअल फंड ने दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है ना। बट अगर वो फंड्स ऑफ फंड है देन वो 5% से ज़्यादा अलाउड है। बट अगर वो फंड्स ऑफ फंड नहीं है तो 5% से नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कीम से ज़्यादा वो पैसा वहाँ नहीं डाल सकता है। म्यूचुअल फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम शैल नॉट own more than 10% of a company's paid up capital bearing voting rights। तो बेसिकली एक कंपनी में जो आप खरीद सकते हो मैक्सिमम 10% ही खरीद सकते हो, 10% से ज़्यादा खरीद नहीं सकते हो। फिर आते हैं रिस्ट्रिक्शंस पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली स्कीम जो है वो 10% से ज़्यादा अपना एनएवी इस डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाएगी जो कि सिंगल इशूअर ने इशू किया हो, है ना। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं नॉट बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड अलाउड है ना, उसके ऊपर मैं क्रेडिट रिस्क फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी डेट सिक्योरिटीज डेट बेस्ड फंड ने एक पर्टिकुलर डेट सिक्योरिटी में 10% से ज़्यादा का पैसा नहीं लगाया होना चाहिए। बट ये सब जो है 10 से इसको 12% किया जा सकता है अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रायर अप्रूवल है तब, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं इसी डेट सिक्योरिटीज के रिस्ट्रिक्शंस को लेते हुए। अ म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब किसी भी अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि लिस्टेड नहीं है उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। पार्किंग ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शैल बी लिमिटेड टू 15%। मतलब अगर किसी स्कीम का 100 करोड़ का टोटल AUM है तो उसमें 15 करोड़ से ज़्यादा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में किसी भी बैंक में, ऐसा नहीं कि उसने 5-5 करके 4 जगह लगा दिया 20 करोड़, वो नहीं कर सकता है। मैक्सिमम जो लिमिट अलाउड है वो 15% ऑफ नेट एसेट ऑफ द स्कीम है, और इसको 20% कर सकते हैं बट उसमें ट्रस्टीज का अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है। और स्कीम उस बैंक के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में पैसा नहीं लगा सकती जिसमें बैंक ने उस स्कीम में ही पैसा लगा के रखा हो। फॉर एग्जांपल जैसे जो बैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इवन SBI और ICICI, HDFC, इन लोगों के पास भी जो डेली बेसिस का पैसा होता है ये म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में या मनी मार्केट फंड में या लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगा के रखते हैं। दीज आर एक्टिंग एज अ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फंड ने HDFC में ही अपना 10% नेट एसेट, अपने टोटल एसेट्स का 10% वहाँ पे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में लगा रखा है और उसी फंड में HDFC हिमसेल्फ इज अ इन्वेस्टर, है ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है NCPS, ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज। ऑल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स शैल बी मेड ओनली इफ दे आर लिस्टेड और टू बी लिस्टेड। तो लिस्टेड मतलब ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं, और टू बी लिस्टेड का मतलब हुआ कि लिस्ट होने वाले हैं एडवांस में। जैसे बहुत बार कंपनीज IPO लाती हैं तो IPO में लिस्ट होने से ठीक पहले ही वो ऑफर करती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को भी, उनसे भी पहले एक्चुअली वो ऑफर करती हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को, जिनको एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो बहुत बार म्यूचुअल फंड्स एज एंकर इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पहले ही एडवांस में पैसा डाल देते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में अलाउड है। बट ELSS जैसे हुआ, ELSS फंड जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, ये अपने 80% से ज़्यादा, 80% एटलीस्ट या उससे ज़्यादा पैसा इनको इक्विटी में डालना होता है। और ये सेबी का रूल नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ELSS का उन्होंने एक रेगुलेशन लाया था, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था। और ELSS जो है अगेन 10% ऑफ इट्स, कोई भी स्कीम जो होगी वो 10% ऑफ इट्स टोटल NAV जो है किसी एक शेयर में उससे ज़्यादा नहीं डालेगी, है ना। बट ये जो रेगुलेशन है, ये पर्टिकुलर 10% का रूल है, ये इंडेक्स सेक्टर या इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल BSE 30 में 30 स्टॉक है, मान लीजिए किसी वजह से किसी बड़ी कंपनी का, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज 12% हो जाए। अब चूंकि वो इंडेक्स फंड जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है तो उसका भी टोटल इन्वेस्टमेंट 12% हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस में ये लिमिटेशंस अलाउड होती हैं, मतलब म्यूचुअल फंड कैन ब्रेक दोज।
No mutual fund under all its schemes shall own more than 10% of units issued by a single issuer of REIT and InvIT. तो REIT बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है और InvIT जो होता है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी यूनिट्स होती हैं, या जैसे REITs का ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का एक बंडल्ड अप पेपर होता है। तो जो इक्विटी में रूल है वही रूल यहाँ रीट में भी 10% से ज़्यादा किसी एक इक्विटी में या रीट्स में या इन्वेट में नहीं लग सकता है। और म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो 10% से ज़्यादा अपना एनएवी जो है रीट्स में या इन्वेट में नहीं लगा सकती, इतना मैक्सिमम अलाउड है। और म्यूचुअल फंड्स scheme shall not invest more than 5% of its NAV in REIT or InvIT issued by single issuer। मतलब टोटल तो 10% का लिमिट है, उसमें भी किसी एक में 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको 10% अपना पैसा लगाना है तो आप 2 में REITs में लगाइए, 2 से ज़्यादा में लगाइए। बट अगेन ये रूल्स तब एप्लीकेबल नहीं है जब आप सेक्टर स्पेसिफिक या इंडेक्स फंड्स में पैसा लगा रहे हो। फिर आता है सेबी एडवर्टीजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड्स। सो एडवर्टीजमेंट कैसे होना चाहिए? एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस एंड कंसाइज। इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए मिसलीडिंग हो, डिसेप्टिव हो या ओवर प्रोमिसिंग हो। और एडवर्टीजमेंट ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि उसका कुछ और मतलब समझ में आए, है ना, उस किसी चीज़ को डिस्गाइज करके ऐसा बताया जाए। तो बहुत क्लियर कट होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट कोई ऐसा स्लोगन नहीं कैरी करना चाहिए जो कि एग्जैजरेटेड हो, है ना। तो ये सब सेबी ने इंश्योर कर रखा है अपनी एडवर्टीजमेंट कोड के थ्रू। और कोई भी सेलिब्रिटीज जो है एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं होगा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम पर से, है ना। तो जैसे ऐसा नहीं है कि एक फंड है पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एएमसी का, उसने किसी एक सेलिब्रिटी को हायर किया, उस फंड को प्रमोट करने के लिए उसको पैसा दिया और उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया। ओनली जो अलाउड है सेलिब्रिटीज हैं वो इन केस ऑफ कि म्यूचुअल फंड एज अ ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी में। बहुत बार आपने ऐड देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है, इसका ऐड आता है जो कि एमफी का एडवर्टीजमेंट है, उसको एमफी फंड करता है। और बट वो ये नहीं बोलता कि आप इस पर्टिकुलर फंड में लगाओ, वो बोलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। उसके लिए आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं। तो एज अ म्यूचुअल फंड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैटेगरी में तो अलाउड है, बट एज अ इंडिविजुअल स्कीम्स में सेलिब्रिटीज़ का इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। अदरवाइज जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो लोगों को ज़्यादा प्रमोट कर पाएगा, और इवन इफ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, वो एक्सेसिव रिस्क लेता हो, ऐसे लोग लोग ऐसे फंड्स की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। इस चीज़ को हटाने के लिए सेबी ने कम्प्लीटली बैन करके रखा है कि कोई भी सेलिब्रिटी किसी इंडिविजुअल फंड स्कीम का एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। एडवर्टीजमेंट शैल नॉट बी सो फॉर्म टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ इन्वेस्टर। ऐसा नहीं कि किसी की मतलब किसी को जानकारी नहीं है तो उसको उस तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए जिससे वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो भी एडवर्टीजमेंट में इंफॉर्मेशन है वो आपके जो की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसआईडी या एसएआई या केआईडी, या सॉरी केआईडी नहीं बोलते तो किम बोलते हैं, मैंने गलती से लिख दिया। की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे वो मैच करना चाहिए एडवर्टीजमेंट में जो डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने एसआईडी में कुछ कहा है और एडवर्टीजमेंट में आप कुछ और कह रहे हो। और कोई भी एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें आप अनफेयर कंपैरिजन करें या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और फंड हाउस को या किसी और फंड को डिस्क्रेडिट करें। और एक स्टैंडर्ड लाइन जो आपने हर एडवर्टीजमेंट में सुनी होगी, ये लाइन एज इट इज़ उन सारे एडवर्टीजमेंट में होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मतलब कुछ भी हो आपको ये लाइन तो डालनी ही डालनी है। इस लाइन में ना आप कुछ ऐड कर सकते हो ना रिड्यूस कर सकते हो। In audio-visual media-based advertisement, the standard warning in visual and accompanying voice-over reiteration should be audible in clear and understandable manner। ऐसा नहीं है कि आपने ये लाइन लिया और उसको 2 सेकंड चला दिया, आपको समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने लिखा हुआ है गवर्नमेंट सेबी ने कि आपको ये पूरी स्टैंडर्ड वार्निंग जो है, अगर आप इसको 5 सेकंड के लिए भी रन करते हो पूरे एडवर्टीजमेंट में, दैट्स क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। फिर इन्वेस्टर्स के क्या क्या राइट हैं? राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। तो बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टर्स
जो भी हैं वो मांग सकते हैं कि हमारा यूनिट सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, है ना। और डीमैट में ऑब्वियसली उनका अलॉटमेंट हो सकता है, और वो दे कैन आस्क फॉर इट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनी बोले नहीं तो हम तो फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट ही दे सकते हैं। अगर उनको डीमैट में चाहिए इन्वेस्टर को, आपको डीमैट में देना होगा। डीमैट नहीं है तो आप उनको फिजिकल फॉर्म में यूनिट सर्टिफिकेट दोगे। इन्वेस्टर हैव द राइट टू चूज डिस्ट्रीब्यूटर। इन्वेस्टर के ऑब्वियसली वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी चेंज कर सकता है या डायरेक्ट एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। उसको कहीं से कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिंपली अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर देना है। राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये जितने भी की डॉक्यूमेंट होते हैं एएमसीज के, जैसे ट्रस्ट डीड हो गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट हो गया, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट या आरटीए के साथ जो एग्रीमेंट है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि एएमसीज का होता है एज ए कंपनी, उसको भी एक्सेस यूनिट होल्डर्स को होना चाहिए। जनरली ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज। तो इन्वेस्टर जो है 3 नॉमिनीज अपॉइंट कर सकता है। राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो कोई भी इन्वेस्टर जो है किसी भी अपनी फाइनेंशियल लेंडिंग की पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज भी कर सकता है, वो राइट भी इन्वेस्टर को होता है। राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। सेबी ने मैंडेट किया है कि हर एएमसी जो है अपने एनुअल रिपोर्ट में जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनके कितने कंप्लेंट्स हैं जो उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी हैं, कितने पेंडिंग हैं वगैरह, ये सब उनके एनुअल रिपोर्ट में होना चाहिए। और ऑल्सो ये इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे और एमफी की वेबसाइट पे होना चाहिए। और अगर कोई भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होता है किसी म्यूचुअल फंड का, तो यूनिट होल्डर्स को राइट होना चाहिए कि उस स्कीम से वो एग्जिट कर सकें विदाउट एनी एग्जिट लोड विद इन 30 डेज ऑफ दिस हैपनिंग। फिर आता है राइट टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी। तो अगर 75% यूनिट होल्डर ने एक डिसाइड कर लिया कि इस एएमसी को टर्मिनेट करना है या पर्टिकुलर स्कीम को वाइंड अप करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और ट्रस्टीज आर बाउंड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ यूनिट होल्डर्स जब ये 3 पॉइंट में से कोई भी हो रहा हो, कि जब सेबी बोले तब इन द यूनिट होल्डर्स इंटरेस्ट, या फिर 75 यूनिट होल्डर्स ने खुद ही आके दे दिया लिखित में ट्रस्टीज को कि हाँ हम एग्री करते हैं। और थर्ड है व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टीज, जितने भी ट्रस्टीज हैं, अगर उनमें से ही मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने बोल दिया कि स्कीम को वाइंड अप करना है या प्रीमेच्योरली रिडीम करके क्लोज्ड एंडेड फंड के पैसे को इन्वेस्टर को दे देना, तो ये मैंडेटरी है, नोबडी कैन डिनाई दैट। राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट्स। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग अपना पैसा डाल के भूल जाते हैं, जैसे क्लोज्ड एंडेड फंड में वो टाइम पूरा हो गया है ना, तो ऐसा कितना अनक्लेम्ड अमाउंट है जो इनकी एनुअल रिपोर्ट है उसमें मेंशन होना चाहिए। कितने ऐसे इन्वेस्टर हैं उन सब का नाम और डिटेल्स, नॉट डिटेल्स बट कितने ऐसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो भी ईच स्कीम में मेंशन होने चाहिए। अगर देखिए कोई ऐसी स्कीम है, कोई ऐसे फंड है जिसमें मान लीजिए उसका मेच्योरिटी या उसका क्लोजिंग टाइम आ गया, उसके 3 साल तक अगर इन्वेस्टर ने क्लेम किया तो इन्वेस्टर को वही पैसा मिलता है जो उस समय का एनएवी होता है, लेटेस्ट एनएवी। बट अगर क्लेम्ड 3 आफ्टर के बाद करता है तो उसको 3 साल के अंत पे जो एनएवी रहेगा वही मिलेगा, है ना। प्रोसीड ऑफ इलिक्विड सिक्योरिटीज। तो बहुत बार ऐसा होता है सिक्योरिटीज़ बहुत बार होली या पार्टली नॉन रिकवरेबल होती हैं किसी वजह से, मान लीजिए क्रेडिट रिस्क की वजह से, बट बाद में उसको रिकवर किया जाता है। तो अगर अमाउंट सब्सटेंशियल है और 2 साल में रिकवर होता है तो जो भी पैसा है वो पुराने इन्वेस्टर्स को पेड होगा। अदरवाइज वो पैसा कहाँ जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड मेंटेन बाय ईच म्यूचुअल फंड, उसमें वो पैसा डाल दिया जाता है। फिर आता है एएमसीज एंड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो सेबी रेगुलेट करता है 1996 रेगुलेशन के थ्रू। ये आपको हमको पता होना चाहिए कि सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996 के थ्रू एएमसी बिजनेस को या म्यूचुअल फंड बिजनेस को रेगुलेट किया जाता है। अगर कोई इशू होता है एएमसी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ तो इन्वेस्टर को पहले इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में जाना होता है, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है। और अगर उसको वहाँ ठीक नहीं लगता है तो सेबी का एक कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम है जिसको स्कोर्स बोलते हैं, उसमें आप इन्वेस्टर जाकर के लॉगिन करके अपना कंप्लेंट रेज कर सकता है और उन कंप्लेंट पे फॉलो अप कर सकता है, उनको ट्रैक भी कर सकता है। और इसी सिस्टम के थ्रू जैसे इसमें इन्वेस्टर ने डाला कि मुझे इस पर्टिकुलर एएमसी से प्रॉब्लम है, तो वो सब कनेक्टेड होते हैं, सारे मार्केट इंटरमीडियरीज और लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं
AMCs कंपनी होती हैं उनको इन्वेस्टर से जो भी कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग रिसीव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली लिस्टेड कंपनीज का जो मेंशन है वो इसलिए भी है कि इट इज़ बियॉन्ड म्यूचुअल फंड। जो स्कोर है ऐसा नहीं सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए है, सेबी की जो भी परव्यू में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें जो भी हैं, चाहे वो इश्यूअर्स हों, चाहे वो AMCs हों, चाहे वो ब्रोकर्स हों, उनमें से किसी के भी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन इन्वेस्टर कर सकता है और उसको ट्रैकिंग वगैरह भी वहीं से की जा सकती है। और अगर किसी को स्कोर से को यूज़ करना नहीं आता है, वेब पेज का एक्सेस नहीं है किसी वजह से, तो वो किसी भी सेबी के ऑफिस में जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है। एंटिटीज अगेंस्ट विच कंप्लेन्स आर हैंडल बाय सेबी। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट हैं जिनके खिलाफ सेबी की कंप्लेंट्स, जिनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट्स आती है वो सेबी इंक्लूड करता है। वो है लिस्टेड कंपनीज, RTAs, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और जो भी पेरिफेरल एक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल KRAs हैं या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाले हैं, मर्चेंट बैंकर हैं, क्रेडिट रेटिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वगैरह वगैरह। फिर एमफी ने भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है इंटरमीडियरीज के लिए, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तो उसको बोलते हैं एस, एमफी कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये क्या बेसिकली क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं गुड प्रैक्टिसेस के, उनको AMCs को फॉलो कैसे करना है अपनी डीलिंग में, अपने ऑपरेशंस में, डे टू डे ऑपरेशंस में, वो उन्होंने ऑलरेडी कोड ऑफ एथिक्स इस्टेब्लिश करके रखा है। और सेबी का जो रेगुलेशन 1996 वो भी बोलता है कि जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट सेबी के हैं 5th शेड्यूल में 1996 रेगुलेशंस के, वो सारे फॉलो करने हैं सारे AMCs को। वैसे जो सेबी का कोड ऑफ कंडक्ट है वो ब्रॉड प्रिंसिपल को, लेआउट को डिफाइन करता है। जो एस है एमफी वाला, ये बहुत डिटेल गाइडलाइन सेटअप करके रखता है AMCs के लिए और ट्रस्टीज़ के लिए। और म्यूचुअल फंड्स ने बेसिकली जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए जो बेसिकली गाइडलाइन बनाई है उसको अग्नि बोलते हैं, एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। तो बेसिकली क्या होगा कि मान लीजिए किसी मैल प्रैक्टिस किया किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, है ना, तो एमफी क्या कर सकता है, उनको इंटरमीडिएट को एक दे विल राइट ए ईमेल और लेटर एंड आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन विद इन 3 वीक्स। और अगर उसको एक्सप्लेनेशन ठीक मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है, बहुत अच्छा अनटाइमली मिलता है या अनसेटिस्फैक्ट्री मिलता है, तो एक लेटर, वार्निंग लेटर इशू करके सब्सिक्वेंट वायलेशन अगर फर्दर मतलब उसके बाद भी होता है तो एमपी उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। और जब लाइसेंस कैंसिलेशन होगा तो सारे AMCs को वो सारा इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो के बाद जो इसका क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे उसमें आपको बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगा। और मेरा हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव रहा है, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर उन कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुए हैं या जो समझ में आए हैं उनको अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए, सो दैट आप एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो। ये अगले जो वीडियोस होंगे जिसमें मैं आंसर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मॉक टेस्ट लाऊंगा, वो बहुत यूज़फुल होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।